नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। न्यूज एट 10 की शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद से पारित हुआ विकसित भारत जी राम जी बिल। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी हुआ पास। शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारी हुए उग्र। चट्टोग्राम में भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर हमले और तोड़फोड़ से सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताएं। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर मंच सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। माय आयुष पोर्टल और आयुष मार्क भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। कोहरे के कारण हवाई अड्डों का संचालन बुरी तरह प्रभावित। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से एयरलाइंस के संपर्क में रहने का किया अनुरोध। और भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। 1 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। इस सत्र के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और नीतिगत मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। वंदे मातरम, चुनाव सुधार, रोजगार, बीमा क्षेत्र में सुधार के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर दोनों सदनों में विचार विमर्श हुआ। वहीं विधायी और वित्तीय कार्यों को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया गया। इस सत्र के दौरान संसद ने कुल 5 प्रमुख विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। इनमें विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन, वीबी जी राम जी विधेयक, बीमा संशोधन विधेयक, परमाणु ऊर्जा से संबंधित शांति विधेयक, अनुदान विधेयक और निरसन एवं संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र और कानूनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि इस सत्र के दौरान कई मौकों पर विपक्ष के विरोध और व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित भी रही। आज अंतिम दिन के एजेंडे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जानी है। शुक्रवार का दिन निजी सदस्यों के विधेयकों के लिए निर्धारित होता है। ऐसे में दोनों सदनों में आज कई महत्वपूर्ण निजी सदस्य विधेयक भी सूचीबद्ध किए गए हैं। इससे पहले कल रात राज्यसभा से भी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी विधेयक पारित हो गया। कई घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग रखी। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सामने आया है। 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह नोटिस दिया है और अगले सत्र की कार्यवाही में शामिल होने से रोकने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह नोटिस दिया है। सदन में खराब आचरण को लेकर यह नोटिस दिया गया है, जिसके तहत अगले सत्र की कार्यवाही में शामिल होने से रोकने की मांग की गई है। विपक्ष के कुछ सांसदों के सदन में खराब आचरण को लेकर यह नोटिस दिया गया है। आपको बता दें, 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह नोटिस दिया है, जिसमें संसद में अमर्यादित व्यवहार करने के कारण विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सांसद निशिकांत दुबे के माध्यम से सामने आया है। अगले सत्र की कार्यवाही में शामिल होने से रोकने की मांग इस नोटिस के तहत की गई है। बताया जा रहा है कि सदन में खराब आचरण को लेकर यह नोटिस दिया गया है। संसद में अमर्यादित व्यवहार करने की वजह से विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सांसद
निशिकांत दुबे जो कि भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने ये नोटिस सदन में रखा, जिसके तहत अगले सत्र की कार्यवाही में विपक्ष के 8 सांसदों को रोकने की मांग की गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से संसद जो है वो नियम के अनुसार चलती है, मर्यादा के अनुसार चलती है, और उसमें विपक्ष के ऐसे 8 सांसद जिनका व्यवहार जो था वो गलत था, खराब आचरण के वजह से विशेषाधिकार हनन का नोटिस उन्हें दिया गया है भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से। विपक्षी सांसदों के खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस है, जिसमें सांसदों का खराब आचरण, सदन के भीतर अमर्यादित व्यवहार इसकी बड़ी वजह है। 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र जिसका आज अंतिम दिन है, और उस दिन भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी सांसदों के खिलाफ अमर्यादित व्यवहार की वजह से विशेषाधिकार हनन का नोटिस प्रस्तुत किया है। इसके तहत संसद के अगले सत्र में उन्हें शामिल नहीं होने दिए जाने की मांग की गई है। अगले सत्र की कार्यवाही में शामिल होने से रोकने की मांग की गई है, और यह मांग भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने की है। संसद के अगले सत्र की कार्यवाही में ये 8 सांसद शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सदन में खराब आचरण को लेकर यह नोटिस भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दिया गया है। विपक्ष के कुल ऐसे 8 सांसद हैं जिनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का ये नोटिस आया है, और उसकी बड़ी वजह सदन के भीतर अमर्यादित व्यवहार बताया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र उसका आज अंतिम दिन है, और अंतिम दिन भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। संसद की जो कार्यवाही है वो नियम के अनुसार चलती है, मर्यादा के अनुसार चलती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार सांसदों को चेताते रहे हैं कि सदन की मर्यादा का ध्यान हमेशा रखें, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह नोटिस दिया है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, हमने देखा कि कल देर रात को राज्यसभा में और उससे पहले लोकसभा में जब विकसित भारत जी राम जी बिल पारित हो रहा था और जवाब दे रहे थे शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, तब किस तरह का हंगामा विपक्ष के सांसदों ने किया था, और पर्चे फाड़े गए थे, पर्चे फेंके गए थे, असंसदीय आचरण था, जिसको लेकर किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यसभा में आपत्ति भी जताई थी। लोकसभा में भी इससे पहले इस तरह का दृश्य देखने को मिला था, और कड़ी आपत्ति सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम नेताओं ने जताई थी कि ये जो सदन में व्यवहार है ये कतई उचित नहीं है। जब इतना समय दिया गया था, सभी को अपनी बात रखने का मौका मिला, 98 सदस्यों ने चर्चा में लोकसभा में हिस्सा लिया, 10 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा चली थी, और कल जवाब के बाद ये बिल पारित किया गया। फिर इस तरह का आचरण, पर्चे फेंकना, फाड़ना, नारे लगाना, बेल पे आ जाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो ऐसे 8 सांसदों के खिलाफ निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है गोड्डा से, उन्होंने प्रिविलेज का नोटिस दिया है। उनकी मांग यह है कि अब चूंकि आज सत्र खत्म हो रहा है, तो अगले बजट सत्र के पहले चरण के लिए इन सांसदों को मना किया जाए, और इन्हें तभी आने दिया जाए जब ये लिखित या आश्वासन दे लोकसभा अध्यक्ष को कि इस तरह का आचरण वो नहीं करेंगे। निशिकांत दुबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि यूपीए के जमाने में भी बिल पारित होते थे, कई बार देर तक संसद चलती थी, विपक्ष कई बार सहयोग करता था, कई बार असहयोग करता था, लेकिन इस तरह का आचरण विपक्ष का नहीं था कि आप विपक्ष आके पर्चा फाड़ दे या फिर बिल्कुल बिल में आके बिल पारित होने के दौरान इस तरह का दृश्य दिखाई दे जो अशोभनीय है। तो आज इन 8 सांसदों, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद हैं और बाकी विपक्षी दलों के सांसद हैं, उनके खिलाफ नोटिस दिया है निशिकांत दुबे ने। इस बात की उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है। तो अब देखना होगा कि इस नोटिस पर क्या फैसला लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से होता है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही कि सत्ता पक्ष के सांसद निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इन 8 सांसदों को अगले सत्र में भाग लेने से मना करने का अनुरोध करते हुए नोटिस दिया, और कहा कि अगर ये लिखित आश्वासन के बाद भी ऐसा फिर से करते हैं तो फिर इनकी सदस्यता भी जानी चाहिए।
शैलेंद्र, देखिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस सामने आया है और हम संसद की बात करें तो वो नियम के हिसाब से चलती है। ऐसे में अब लोकसभा अध्यक्ष इस पर किस तरीके का फैसला ले सकते हैं नियम के हिसाब से? हालांकि इसमें मांग की गई है कि अगले सत्र में उन्हें बैठने न दिया जाए। देखिए, जब भी कोई प्रिविलेज का नोटिस दिया जाता है जी, तब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, जिस सदन में नोटिस दिया जाता है, वो फैसला करते हैं नियम के मुताबिक। संसदीय आचरण में एक हफ्ते के लिए तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र लगातार ये जानकारी दे रहे थे और जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सामने आया है और इसके तहत अब उन्हें संसद के अगले सत्र की कार्यवाही में सदन में बैठने से रोकने की मांग की गई है। अमर्यादित आचरण की वजह से ये नोटिस भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में रखा है। इस पर जो कार्रवाई है वो अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को करनी है। इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टींकस मसाला। मसाले सच MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। संसद से कल सतत परमाणु ऊर्जा दोहन एवं विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025 भी पारित हो गया। राज्यसभा ने कल इस बिल को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने बुधवार को ही इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास के माध्यम से परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की 2 दिन की राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अजय कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के साथ साथ सुधारों पर चर्चा की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चल रही पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत करेंगे। वो आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी योग में प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच आयुष में परिवर्तन के 11 साल नामक पुस्तक भी जारी करेंगे। वो साथ ही अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे, जो भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत की वैश्विक गूंज का प्रतीक है। वो 2021 से 2025 के लिए योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे, जो योग और इसके वैश्विक प्रचार के प्रति उनके निरंतर समर्पण को मान्यता देता है।
प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे, जो भारत और दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, जो मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की सफल यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली वापस आ गए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री को इथियोपिया और ओमान के शीर्ष सम्मान से भी नवाजा गया। ओमान में कल भारत ओमान के बीच CEPA यानी समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम मैत्री में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने मिलकर इन्वेस्ट, इनोवेट और बिल्ड करने के लिए ओमान को आमंत्रित किया। गुरुवार का दिन भारत ओमान सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की मस्कट में हुई बैठक में बड़े फैसले हुए। वहीं पीएम को ओमान के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया। ओमान के सुल्तान ने पीएम को यह सम्मान प्रदान किया। इससे पहले यह अवार्ड नेल्सन मंडेला और महारानी एलिजाबेथ जैसी हस्तियों को दिया गया है। पीएम को अब तक 29 देशों के शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। मजबूत आर्थिक साझेदारी की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने के साथ साथ व्यापार बाधाओं को कम करने, व्यापार एवं निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के बीच अधिक निवेश प्रवाह में समझौते से बहुत मदद मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। पीएम और ओमान के सुल्तान ने रक्षा, ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और जन संबंध जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। समुद्री सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज और मोटे अनाज की खेती और कृषि खाद्य नवाचार में सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम के साथ साथ समुद्री विरासत और संग्रहालय, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, उच्च शिक्षा और ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। दोनों पक्षों ने वस्त्र, ऑटोमोबाइल, रसायन, उपकरण और उर्वरक सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। साथ ही आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की गई। मुक्त व्यापार समझौते पर भारत से जो चीजें ओमान में आती हैं, 99% से ज्यादा उन चीजों पर अब टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा और इसका सीधा फायदा कारोबारियों के साथ साथ जो उपभोक्ता हैं, चाहे हम ओमान की बात करें या फिर भारत की बात करें, उनको सीधा सीधा इसका फायदा होगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, मस्कट, ओमान।
उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे के कारण दृश्यता घटने से रेल, सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सबसे अधिक प्रभाव उड़ानों पर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के कारण हवाई अड्डों के संचालन पर असर पड़ा है। हवाई यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने यात्रियों से एयरलाइंस के संपर्क में रहने का अनुरोध किया है। अपडेटेड जानकारी के लिए यात्रियों से आधिकारिक प्लेटफॉर्म देखने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने को कहा गया है। हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा टीमें भी तैनात की गई हैं। और वहीं एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली और उत्तरी पूर्वी भारत के कई हिस्सों में कोहरे की वजह से दृश्यता कम है, जिससे फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हो रहा है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करें और यात्रा के लिए थोड़ा जल्दी निकले, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक धीमा हो सकता है। जिन यात्रियों की फ्लाइट प्रभावित हुई है, उन्हें उनके रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर समय पर अपडेट मिलेगा। अगर आपकी फ्लाइट पर असर पड़ा है तो आप आसानी से दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं या रिफंड क्लेम कर सकते हैं। एयरलाइन की टीम हालात पर लगातार नजर रख रही है और दृश्यता बेहतर होने पर फ्लाइट ऑपरेशन को सामान्य करने के लिए काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 24 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सत्र के पहले दिन आज विधानसभा की कार्यवाही घोसी से सपा विधायक रहे स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी जाएगी। शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते सदन की कार्यवाही नहीं हो सकेगी। सोमवार 22 दिसंबर को विधानसभा में वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न होंगे। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए 8 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए सदन में रखा जाएगा। बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। ढाका में आज तड़के प्रसिद्ध बंगाली सांस्कृतिक संगठन छायानट के परिसर में तोड़फोड़ की गई और आंशिक रूप से आग लगा दी गई। यह घटना इंकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर सामने आने के कुछ ही घंटों बाद हुई। यह घटना रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच राजधानी के धनमंडी इलाके में स्थित छायानट संस्कृति भवन में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अज्ञात लोगों का एक समूह जबरन इमारत में घुसा, फर्नीचर और संगीत उपकरणों को तोड़ दिया और परिसर के अंदर और बाहर सड़क पर आग लगा दी। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने इमारत में तोड़फोड़ की और कबाड़ का इस्तेमाल कर आगजनी की। बाद में अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट और चेहरे ढकने वाले कपड़े पहन रखे थे। हालात को काबू में करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बाद में बांग्लादेश सेना और पुलिस को तैनात किया गया। 1961 में स्थापित छायानट बांग्लादेश की सबसे प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक है, जो बंगाली संगीत, विरासत और परंपराओं के संरक्षण और प्रचार के लिए जानी जाती है। इस घटना ने मौजूदा अशांति के बीच सांस्कृतिक और सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। और आपको बता दें कि इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवल सिंह परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ढाका से। नवल सिंह, देखिए, ये जो पूरी स्थिति बनी है, ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति तो है ही, लेकिन एक संस्कृति पर हमला हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि छायानट जो है वो बांग्लादेश में बंगाल की संस्कृति का एक प्रतीक रूप था। क्या अपडेट है आपके पास इस जानकारी को लेकर? देखिए, पिछले 1-1.5 साल से बांग्लादेश में जब से यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने सत्ता संभाली है, तब से कुछ गुट जो है, जो रिलीजियसली फंडामेंटलिस्ट गुट है, उनका प्रभुत्व जो है बांग्लादेश की सरकार में, लोगों में उनका जो इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसको चलते वो मानते हैं कि जो म्यूजिक और जो कलाएं है वो पर्टिकुलर रिलीजन के जो विचार है उनके खिलाफ है। इसीलिए स्कूल में भी जो म्यूजिक टीचर्स की पोस्ट हुआ करती है यहाँ बांग्लादेश में, तो उसको एबोलिश करने का अध्यादेश पारित किया और उसके साथ साथ रिलीजियस टीचर को अपॉइंट करने के लिए
मांग की गई और उसके ऊपर आगे काम हुआ। तो कहीं ना कहीं म्यूजिक, कला, संस्कृति, विरासत उसको तहस-नहस करने का जब भी कोई मौका मिलता है फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स को बांग्लादेश में, तो वो चूकते नहीं है। कल रात को जो वारदात हुई, ओस्मान हादी का डेथ हुआ, उसके बाद जो केओस और लॉलेसनेस बांग्लादेश में और पर्टिकुलरली ढाका और जो प्रमुख शहरों है वहां पे हुआ, तो उसका फायदा ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो गुट है और लोग हैं उन्होंने उठाया, और सायनट जैसा प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन, जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो उनकी नजर में था, उनके टारगेट में होगा ही, तभी तुरंत रात को 2 बजे जाके वो उसको आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो जब भी मौका मिलेगा इस टाइप की वारदात जो है होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट गुट है उनका कोई पुलिस का डर नहीं है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन आर्मी जो है इतना इफेक्टिवली कुछ रीजन होगा उनका, उसकी वजह से अपना जो प्रेजेंस जो है दिख नहीं रहा है, जिसका फायदा जो ये इस टाइप के जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है वो उठा रहे। कल रात को ही 2 प्रमुख अखबार जो है या बांग्लादेश के, डेली स्टार और प्रथम आलो, उनकी दफ्तर में भी आगजनी हुई, वहां पे तोड़फोड़ हुई है, और डेली स्टार ऑफिस को तो आग लगा दिया गया। उसमें 20-25 जर्नलिस्ट जो है काफी लंबे समय तक उसमें फंसे रहे, रूफ पे वो अपने फंसे रहे। जब आर्मी और अग्निशमन दल आया और उन्होंने बाहर निकाला, तब तक वो बाहर भी नहीं निकल पाए थे। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन टाइमली अग्निशमन दल और पुलिस आर्मी के पहुंचने से वो टला। लेकिन ये बताता है कि जो मीडिया का वॉइस जो है या मीडिया फ्रीडम है, मीडिया स्पेस है, उसको किस तरीके से उसको श्रिंक किया जा रहा है, किस तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है उसका रिपोर्ट बाहर ना जाए। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली आखिर कब होगी? हमने देखा इसके पहले बंगाल में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरह की बर्बरता वहां पर की गई, और उसके बाद अभी ये स्थिति की एक बार फिर से हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नवल सिंह परमार इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।